अस्सलाम वालेकुम मेरे सोने मोने प्यारे से लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने जो बाब शुरू करना है वो है 12वां बाब, एलिस का आईना। क्रिसमस करीब आ रही थी। दिसंबर के वक्त में एक सुबह हॉगवर्ड में जब लोगों की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ कटी कई फुट ऊंची बर्फ जमी हुई थी। झील जमकर ठोस जमीन की तरह हो चुकी थी। वीजली भाइयों को इस बात के लिए सजा दी गई कि उन्होंने बर्फ के कई गोलों पर जादू कर दिया था ताकि वो क्यूरल के पीछे पीछे घूमते रहें और उनकी पगड़ी के नीचे गुद्दी में टकराते रहें। जो गिने चुने उल्लू इस तूफानी मौसम से नबर्द आजमा होकर खतूत लाए, इन्हें हैग्रिड की निगाहदाश्त में दे दिया गया था ताकि वो इन्हें गरमाई पहुंचा सके। हैग्रिड की भरपूर तवज्जो के बाइस ही वो दोबारा उड़ने के काबिल हो पाए। सभी लोग बेसब्री से तातीलात के आगाज का इंतजार कर रहे थे। हालांकि ग्रीफिंडर के हाल और दाखिली बड़े हाल में हर वक्त आतिशदानों की अंगीठियों में आग दहकती रहती थी, लेकिन हवादार राहदारियों में तो बर्फीली हवाओं का कब्जा था जो जिस्म में घुसती हुई महसूस होती थी। जमात के कमरों में हवा के जोरदार झक्कड़ बंद खिड़कियों के कबाड़ों को हिलाकर रख देते थे। सबसे ज्यादा संगीन सूरत-हाल प्रोफेसर स्नेप के तहखाने वाले कमरे जमात की थी। तलबा जब सांस बाहर निकालते थे तो इसी साथ इनकी सांस कोहरे की सूरत इख्तियार कर लेती थी। वो अपनी गर्म कढ़ाइयों के करीब होने की कोशिश करते कि जिस कदर गरमाई मुयसर हो उसे अपने बदन में उतार सकें। मुझे बेहद अफसोस होता है, ड्रेको मेल्फॉय ने एक दिन जादुई मुरक्कबात की जमात में तासुफ और तंज भरे लहजे में कहा। ये वाकई निहायत अफसोस का मुकाम है कि जो लोग मौसम सरमा की तातीलात घर जाने के बजाय स्कूल में ही ठहरते हैं, उनके घर वालों को उनकी कोई ज़रूरत महसूस नहीं होती। वो ये कहते हुए हैरी की तरफ देख रहा था। क्रैब और गोयल ही करके हंसने लगे। हैरी उस वक्त उकरबी मछली के सफूफ को अपने तराजू में डालकर तोल रहा था। उसने इसकी बात को नजरअंदाज कर देना ही बेहतर समझा। क्यूडिच के मैच के बाद से मेलफॉय और भी ज्यादा करवाहट का शिकार हो चुका था। उसकी बातों से जलन और हसद की बू आती थी। वो स्लेदरन के हार जाने पर सख्त गमो गुस्से का शिकार हुआ था। इसीलिए उसने हर रेक को ये कहकर हंसाने की कोशिश की कि किस तरह एक चौड़े मुंह वाले मेंढक को हैरी की जगह अगला मतलाशी बनाया जाएगा। लेकिन उसने देखा कि कोई भी इस पर नहीं हंसा, क्योंकि सभी इस बात से बेहद मुतासिर थे कि हैरी अपने झटकेदार हचकोले खाते हुए भारी डंडे की तमाम तर कोशिशों के बावजूद न सिर्फ गिरने से बचा, बल्कि उसने आखिरी दम तक हिम्मत नहीं हारी थी। इस पर ड्रेको का मिजाज और भी बिगड़ गया। वो हसद और नफरत की आग में सुलगता हुआ अब ये ताना हैरी को दे रहा था कि उसके मागल अंकल आंटी को उसकी कोई जरूरत नहीं है। ना ही हैरी का कोई खानदान था जिसमें शमूलियत पाकर हैरी को क्रिसमस से लुत्फानंदोज होने का मौका मुयस्सर होता। ये सच था कि हैरी क्रिसमस के लिए प्राइवेट ड्राइव नहीं जाता था। प्रोफेसर मैकगोनागल पिछले हफ्ते इन तलबा की फहरिस्त बनाने आई थी जो क्रिसमस की छुट्टियां हॉगवर्ड में ही बसर करना चाहते थे। हैरी ने एक लम्हा जाया किए बगैर अपना नाम दर्ज करा दिया था और फॉर्म पर दस्तखत कर दिए थे। उसे इस बात का जरा भी दुख नहीं था। ये शायद उसका अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस रहेगा। रॉन और उसके भाई भी हॉगवर्ड में रुक गए थे क्योंकि मिस्टर और मिसिस वीजली क्रिसमस के मौके पर चार्ली से मिलने के लिए रोमानिया जा रहे थे। जब जादुई मुरक्कबात की जमात के बाद लोग फौरन तहखाने से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सामने वाली राहदारी में सरो का एक बड़ा दरख्त बीचों बीच रास्ते में खड़ा था, जिसकी वजह से वहां से गुजरने का रास्ता बिल्कुल बंद होकर रह गया था। इस दरख्त के पीछे दो बड़े पांव निकले हुए दिखाई दे रहे थे। एक भारी आवाज के बाईस उन्हें मालूम हो गया कि सरो के दरख्त के पीछे हैग्रिड मौजूद था। हेलो हैग्रिड, क्या हमारी मदद की जरूरत है? रोन ने शाखों में सर घुसाकर दूसरी तरफ झांकते हुए पूछा। नहीं, फिल वक्त इसकी जरूरत नहीं है, शुक्रिया रोन, हैग्रिड ने जवाब दिया। तुम रास्ते से हटोगे? ड्रैको मेल्फॉय ने नागवारी भरे सर्द लहजे में कहा। क्या तुम इजाफी पैसे बटोरने का बंदोबस्त कर रहे हो वीजली? मेरा ख्याल है कि तुम हॉगवर्ट्स से निकलने के बाद यहाँ के चौकीदार बनने के ख्वाब देख रहे हो। वैसे भी तुम्हारा खानदान जितने बड़े घर में रहता है इसके मुकाबले में तो तुम्हें हैग्रिड का झोंपड़ा महल की तरह दिखाई देता होगा। जो ही रॉन ने गुस्से से कांपते हुए मेल्फॉय पर जस्त लगाई, उसी लम्हे प्रोफेसर स्नेप सीढ़ियां चढ़कर उकब में से नमूदार हुए। वीजली! रॉन ने फौरन ही मेल्फॉय के चोगे का दबोचा हुआ गिरेबान छोड़ दिया। उसे जानबूझकर जलील करके गुस्सा दिलाया गया है प्रोफेसर, हैग्रिड ने दरख्त के पीछे से अपने बड़े बालों वाला चेहरा बाहर निकालते हुए कहा। मेल्फॉय उसके खानदान की इज्जत पर हमला करते हुए उसे कमतर और हकीर कह रहा था।
चाहे कुछ ही हुआ हो, लड़ाई झगड़े करना हॉगवर्ड के कवानीन के खिलाफ है हैग्रिड। स्नेप ने चुपनी चुपड़ी आवाज में कहा। ग्रीफिंडर के 5 पॉइंट्स कम हो गए हैं वीजली, और एहसान मानो मैंने ज्यादा पॉइंट्स नहीं काटे। अब तुम सब यहाँ से चलते नजर आओ। मेल्फॉय, क्रैब और गोयल तीनों दरख्त को जोर से धक्का मारते हुए निकल गए, जिसकी वजह से चारों तरफ स्रो के कांटे बिखर गए। वो लोग दूसरी तरफ जाकर हंस रहे थे। मैं उसे देख लूंगा, रॉन ने मेल्फॉय के अकब में अपने दांत पीसते हुए कहा। एक न एक दिन मैं उसे जरूर देख लूंगा। मुझे इन दोनों से सख्त नफरत है, हैरी गहरी सांस भरते हुए बोला। मेल्फॉय और स्नेप से। चलो चलो खुश हो जाओ, क्रिसमस आने ही वाली है। हैग्रिड ने उनकी कैफियत का अंदाजा कर लिया था। तुम्हें अब क्या बताऊं, मेरे साथ चलो और खुद चलकर बड़े हॉल को एक नजर देख लो, वो कितना शानदार दिखाई दे रहा है। हैरी, रोन और हरमाइनी हैग्रिड और उसके हाथ में दबे हुए दरख्त के पीछे पीछे बड़े हाल की तरफ चल दिए। वहां प्रोफेसर मैकगोनेगल और प्रोफेसर फिल्डविक दोनों क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ थे। वो मखसूस अंदाज में बड़े हाल की सजावट कर रहे थे। आहा, हैग्रिड आखिरी दरख्त भी ले आए, इसे वहां कोने में खड़ा कर दो, प्रोफेसर फील्डविक ने चहक कर कहा। हॉल की सजावट देखने के लायक थी। हर तरफ दीवारों पर शराहतुल राई और प्लास्टिक की झाड़ वार बंधी हुई थी, और हाल में चारों तरफ 12 ऊंचे सरो के दरख्त क्रिसमस ट्री रखे हुए थे, जिसमें से कुछ तो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से चमक रहे थे और कुछ सैकड़ों मोमबत्तियों की वजह से। तुम्हारी छुट्टियां शुरू होने में कितने दिन बाकी हैं? हैग्रिड ने पूछा। सिर्फ एक, हरमाइनी ने जवाब दिया। और इससे मुझे याद आया, हैरी और रॉन दोपहर के खाने से पहले हमारे पास आधा घंटा है, हमें लाइब्रेरी में होना चाहिए। अरे हाँ, तुम ठीक कह रही हो, रॉन ने अपनी आंखों को प्रोफेसर फील्डविक से हटाते हुए कहा, जो छड़ी की मदद से सुनहरे बुलबुले निकालकर इन्हें नए दरख्तों की शाखों पर सजा रहे थे। लाइब्रेरी? हैग्रिड ने उनके पीछे पीछे हाल से बाहर आते हुए हैरत से कहा। छुट्टियों के बाद ठीक पहले पढ़ने के लिए बहुत बेकरार हो क्या? अरे हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, हैरी ने उसकी गलतफहमी दूर की। जब से तुमने निकोलस फ्लेमेल के बारे में बताया है, तभी से हम ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन है। कुक कुक क्यों? हैग्रिड को जैसे जोरदार झटका लगा। सुनो, मैंने तुम्हें आगाह किया है, उसे भूल जाओ। तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि फ्लफी किस चीज की हिफाजत कर रहा है, समझ गए ना? हैग्रिड ने लफ्ज चबाते हुए कहा। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि निकोलस फ्लेमेल आखिर कौन है, सिर्फ इतना, और कुछ नहीं, हरमाइनी ने लपक कर जवाब दिया। बशर्ते कि तुम हमें ये बताकर हमारी मेहनत ना बचा दो। हम पहले ही सैकड़ों किताबें छान चुके हैं और हमें उनका नाम कहीं नहीं मिला। बस हमें थोड़ा सा सुराग दे दो। मैं जानता हूँ, मैंने उनका नाम कहीं पर पढ़ा है। हैरी ने हरमाइनी की बात आगे बढ़ाई। मैं कुछ नहीं बताऊंगा, बस, हैग्रिड ने कोरा जवाब दिया। तब तो हमें खुद ही तलाश करना पड़ेगा, रॉन ने मुंह लटका कर कहा, और हैग्रिड को बेचैन हालत में वहीं छोड़कर वो तीनों तेजी से लाइब्रेरी की तरफ चल दिए। जब से हैग्रिड के मुंह से उसका नाम गलती से निकला था, तब से ही वो सचमुच किताबों में फ्लेमेल का नाम तलाश कर रहे थे, क्योंकि इसके सिवाय किसी और तरीके से ये कैसे मालूम पड़ सकता था कि स्नेप किस चीज को चुराने की कोशिश कर रहा था। मुसीबत ये थी कि ये जानना बहुत मुश्किल था कि कहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि वो ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि फ्लेमेल ने ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम दिया था जिसके बायस उसका नाम किसी किताब में शामिल हो पाता। 20वीं सदी के अजीम जादूगर या फिर जमाने जदीद के काबिल जिक्र जादूगरों के नाम में तो बिल्कुल नहीं। उसका नाम अहम जादुई इंकशाफात और जादू नगरी में जदीद इर्तिका एक मुताला में भी नहीं मिल पाया था। फिर जाहिर है लाइब्रेरी का हुजम एक बड़ी मुसीबत था। उसमें लाखों कुतब, हजारों अलमारियां, सैकड़ों किताबें थीं। हरमाइनी ने मौजूआत और उन्वानात की फहरिस्त निकाली जिन्हें देखने का उसने फैसला किया था। रोन किताबों की एक कतार में गया और यूं ही किसी भी शेल्फ से किताबें निकालकर देखना लगा। हैरी इस हिस्से की तरफ टहलता हुआ जा निकला जहां जाना मना था। वो कुछ वक्त से ये सोच रहा था कि कहीं फ्लेमेल का नाम यहाँ तो नहीं छुपा हुआ है। बदकिस्मती से इन किताबों को देखने की कतई इजाजत नहीं थी। इन्हें देखने के लिए आपको किसी प्रोफेसर की मखसूस इजाजत की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक चुरमई कागज पर एक किताब का नाम, लेने वाले का नाम और इस प्रोफेसर के दस्तखत होना लाजिम शामिल थे।
وہ یہ بات بخوبی جانتا تھا کہ اسے ایسا اجازت نامہ کسی بھی صورت میں نہیں مل سکتا تھا۔ ہرمائنی نے اسے بتایا تھا کہ ان کتابوں میں انتہائی طاقتور تاریخ جادو کی باریکیاں، گہرے راز اور تحقیقات موجود تھیں جسے ہاگورڈ میں بالکل نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ صرف وہ پرانے طلبہ ہی ان کتابوں میں پڑھ سکتے تھے جو تاریخ جادو سے محفوظ رہنے کے فن کے مضمون میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ تم یہاں کیا تلاش کر رہے ہو لڑکے؟ ایک تیکھی آواز سنائی دی۔ کچھ نہیں، ہیری نے مڑ کر جواب دیا۔ اس کے عقب میں میڈم پنس کھڑی تھیں جو کہ ہاگورڈ میں لائبریرین تھیں۔ انہوں نے اس کی طرف پروں کا صفائی دان موڑتے ہوئے کہا، تو پھر یہاں سے باہر نکل جاؤ، چلو باہر۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے جلدی سے کوئی اچھی سی کہانی یا بہانہ بنانا چاہیے۔ ہیری بجھے قدموں سے لائبریری کے ممنوعہ حصے سے باہر نکل آیا۔ رون اور ہرمائنی پہلے ہی اس بات پر متفق ہو چکے تھے کہ میڈم پنس سے اس بارے میں پوچھنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ انہیں فلے بیل کے بارے میں کچھ معلومات کہاں سے مل سکتی ہیں۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ انہیں صحیح رہنمائی دے سکتی تھیں، مگر وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتے تھے کہ اسنیپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ لوگ کس بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہیری نے صرف یہ جاننے کے لیے باہر کی راہداری میں انتظار کیا کہ ان دونوں کو کوئی کامیابی ہوئی یا نہیں۔ یہ الگ بات تھی کہ اسے بہت زیادہ امید قطعی نہیں تھی۔ وہ گزشتہ 15 دنوں سے لگاتار ڈھونڈ رہے تھے، چونکہ انہیں دو جماعتوں کے درمیانی وقفے میں صرف مختصر سا وقت مل پاتا تھا۔ اسی لیے اس میں حیرانگی کی بات نہیں تھی کہ انہیں کچھ وقت نہیں ملا تھا۔ در حقیقت اس کے لیے انہیں ایک مکمل اور تفصیلی تلاش کی ضرورت تھی، وہ بھی اس صورت میں جب میڈم پنس ان کے سرہانے پر بالکل موجود نہ ہوں۔ 5 منٹ بعد رون اور ہرمائنی لائبریری سے باہر نکلے تو دونوں نے انکار میں سر ہلا دیے۔ اس کے بعد وہ دوپہر کے کھانے کے لیے بڑے ہال کی طرف چل دیے۔ جب میں چھٹیوں میں گھر چلی جاؤں گی تو تم لوگ اپنی کوشش جاری رکھو گے، ہے نا؟ اگر تمہیں کچھ سراغ مل جائے تو مجھے الو بھیج کر خبر کر دینا، ہرمائنی نے کہا۔ اور تم اپنے ممی ڈیڈی سے پوچھ لینا کہ فلے میل کون ہے۔ کیا ان سے یہ پوچھنا مناسب رہے گا؟ رون نے مشورہ دیتے ہوئے بیچ میں سوال کر ڈالا۔ بے فکر رہو، بہت زیادہ مناسب رہے گا کیونکہ وہ دونوں دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، ہرمائنی نے ہنس کر جواب دیا۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ دونوں ماگل تو تھے، انہیں کسی جادوگر کے بارے میں کیسے معلوم ہو سکتا تھا، کیونکہ جادوگر اپنے دانتوں کا معائنہ کرانے کے لیے کبھی دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے تھے۔ جب ایک بار چھٹیاں شروع ہو گئیں تو رون اور ہیری کا وقت اتنا مسرت امیز گزرنے لگا کہ وہ دونوں ہی فلے میل کے بارے میں یکسر بھول گئے۔ پورا کمرہ اب ان کے قبضے میں تھا۔ گریفنڈر کا حال بھی عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ خالی تھا، اسی لیے وہ اب آگ کے بالکل قریب والی کرسیوں پر بیٹھ سکتے تھے۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کر کچھ نہ کچھ ایسا کھایا کرتے تھے جسے وہ لمبے دستے والی سیخوں پر بھون سکتے تھے۔ ڈبل روٹی، انگریزی کھٹائی، دلدلی خباز کی جڑوں سے حاصل ہونے والی گوند کی مٹھائی، جوشکر، جلاٹین، مکئی کے شیرے اور البومن سے بنتی تھی اور اس میں شکر کے صفوف کی تہ چڑھی ہوتی تھی، اور وہ ایسی ہتھ کنڈوں کے بارے میں غور فکر کیا کرتے تھے جس کے باعث میلفوئے کو اسکول سے نکلوا دیا جا سکے، حالانکہ وہ یہ بخوبی جانتے تھے کہ یہ ہتھ کنڈے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن اس کے بارے میں باتیں کرنا مزیدار ہوتا تھا۔ رون نے ہیری کو جادوئی شطرنج کے بارے میں سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ وہ دونوں جادوئی شطرنج کے ساتھ خوب لطف اندوز ہوتے۔ یہ بالکل ماگلوں کی شطرنج جیسی تھی، فرق صرف اتنا تھا کہ اس میں زندہ مہروں کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا تھا۔ ایک طرح یہ بساط پر بچھی ہوئی لڑائی میں ان کا کردار سپاہیوں جیسا تھا جنہیں حکم دے کر آگے بڑھایا جاتا تھا۔ رون کے پاس کی ہر چیز کی طرح یہ شطرنج بھی اس خاندان کے کسی اور فرد سے ملی تھی۔ اس شطرنج کے لیے وہ اپنے دادا کا مشکور تھا جن کی شطرنج اس کے حصے میں آئی تھی۔ بہرحال پرانے مہروں سے اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ رون انہیں اتنی اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اسے ان سے اپنی بات منوانے میں کبھی مشکل پیش نہیں آتی تھی۔ ہیری نے سیمس فنیگن سے اس کے مہرے ادھار مانگ لیے اور مہروں کو اس پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ ہیری شطرنج کا بہت اچھا کھلاڑی ثابت نہیں ہو پایا۔ اس کے مہرے اکثر و بیشتر چیخ چیخ کر اسے الگ الگ مشورے دیا کرتے، جس کی وجہ سے وہ گہری سوچ میں پڑ جاتا اور صحیح فیصلہ کرنے میں ہمیشہ غلطی کر لیتا۔ جب وہ مہروں کو بساط پر آگے بڑھنے کے لیے کہتا تو وہ چیخنے لگتے، مجھے وہاں مت بھیجو، کیا تمہیں اس کا گھوڑا دکھائی نہیں دے رہا؟ ساتھ والے پیادے کو وہاں بھیج دو، میں نہیں جاؤں گا، ہم اس کے بغیر بازی جیت سکتے ہیں۔ کرسمس کی پہلی شام کو جب ہیری بستر پر گیا تو اس کے دل میں اگلے دن اچھے اچھے پکوانوں اور موج مستی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ کرسمس کے تحائف ملنے کی تو ذرا سی بھی امید نہیں تھی۔
जब वो अगली सुबह सोकर उठा तो उसने जो सबसे पहली चीज देखी वो उसके बिस्तर के पाँव की तरफ लगा हुआ पैकेटों का ढेर था। जब हैरी बिस्तर से छलांग लगाकर बाहर निकला और उसने अपना गाउन खींचकर सीधा किया तो रॉन ने नींद भरी आवाज में उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दी। तुम्हें भी, हैरी ने जवाबन मुबारकबाद दी। इधर देखो तो सही, मुझे तोहफे मिले हैं। और तुम किस चीज की उम्मीद कर रहे थे? क्या शलजमों के ढेर की? रॉन ने अपने तोहफों के ढेर की तरफ देखते हुए कहा, जो हैरी के ढेर से ज्यादा बड़ा और पुरकशिश दिखाई दे रहा था। हैरी ने सबसे ऊपर वाला पैकेट उठाया। ये मोटे भूरे कागज में लिपटा था और इस पर लिखा हुआ था, हैरी के लिए, हैग्रिड की तरफ से। पैकेट के अंदर से लकड़ी की एक नाहमवार सी बांसुरी बरामद हुई। जाहिर था उसे हैग्रिड ने खुद अपने हाथों से बनाया था। हैरी ने बांसुरी को मुंह से लगाया और उसमें फूंक मारी। बांसुरी जब बजी तो इसमें से निकलने वाली आवाज किसी हद तक उल्लू की तेज चीख के मानंद महसूस हुई। दूसरे बहुत ही छोटे पैकेट में एक खत निकला, जिसके साथ एक सिक्का था। हमें तुम्हारा पैगाम मिल गया था और हम तुम्हारा क्रिसमस का तोहफा साथ भेज रहे हैं, अंकल वर्नर और आंटी पतोनिया की जानिब से। कागज के साथ 50 पैसे का एक सिक्का स्लो टेप से चिपकाया गया था। ये उनके खलूस का नमूना है, हैरी ने कड़वाहट से कहा। रॉन 50 पैसे के सिक्के को देखकर मबहूत सा हो गया। जहे नसीब, रॉन बोला, क्या ये उम्दा दिखाई देता है? क्या ये मागलों के पैसे हैं? तुम इसे रख सकते हो, हैरी ने लापरवाही से कहा और धीमे से हंसा कि रॉन कितना खुश दिखाई दे रहा था। हैग्रिड हो गया, मेरे अंकल आंटी हो गए, बाकी तो फिर किसने भेजे हैं? मेरा ख्याल है मैं जानता हूँ कि किसने भेजे हैं, रॉन ने थोड़ा गुलाबी होते हुए कहा। वो एक बड़े से फूले पैकेट की तरफ देखकर मुस्कुराया। मेरी मम्मी ने। मैंने इन्हें बताया था कि तुम तोहफे मिलने की कोई उम्मीद नहीं रखते। और अरे नहीं, उसने दर्द भरे तासुब के साथ कहा, उन्होंने तुम्हारे लिए भी वीजली स्वेटर बना दिया। हैरी ने पैकेट फाड़ा। उसमें हाथ से बना हुआ एक मोटा सब्ज रंग का स्वेटर बाहर निकाला और उसके साथ ही घर की बनी हुई मीठी टॉफियों का एक बड़ा सा पैकेट भी था। हर साल वो हम लोगों के लिए स्वेटर बनाती हैं, रॉन ने दुख भरे लहजे में कहा। वो अब अपना पैकेट खोल रहा था। और मेरा हमेशा ही कलेजी रंग का ही होता है। तुम्हारी मम्मी सचमुच बहुत अच्छी हैं, हैरी ने टॉफी मुंह में डालते हुए कहा, जो बहुत मजेदार थी। और उसके अगले तोहफे में मिठाइयाँ थी। हरमाइनी ने चॉकलेटी मेंढकों का एक बड़ा सा पैकेट भेजा था। अब सिर्फ एक पैकेट बचा था। हैरी ने उसे उठाया और टटोल कर देखा। वो बहुत हल्का था। हैरी ने उसे खोला। कोई पानी और चांदी जैसी चीज, मखमली चीज फिसल कर फर्श पर गिर पड़ी और चमकने लगी। रोन के मुंह से आह निकली। मैंने इसके बारे में सुना है, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा और हर जायके वाली टॉफियों का अपना पैकेट गिरा दिया जो हरमाइनी ने उसके लिए भेजा था। अगर ये वाकई वो ही है जो मैं सोच रहा हूँ तो ये सचमुच हैरत अंगेज है और सचमुच कीमती भी। ये क्या है? हैरी ने हैरत से पूछा। हैरी ने उस चमकते चांदी जैसे कपड़े को फर्श से उठाया। उसे छूने पर उसे अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे पानी को ठोस कपड़े में बदल दिया गया हो। ये गैबी चोगा है, मुझे यकीन है ये वही है। रोन के चेहरे पर ताज्जुब की झलक फैली हुई थी। इसे पहन कर देखो। हैरी ने हाथ फैलाकर चोगे को अपने कंधे के चारों तरफ डाल लिया। बिल्कुल वही है, रोन मुसरत आमेज हैरत से चीख पड़ा। हैरी ने अपने पैरों की तरफ देखा, लेकिन वो गायब हो चुके थे। वो जल्दी से कमरे में लगे आईने की तरफ भागा। आईने में उसका अक्स साफ दिखाई दे रहा था, जिसमें सिर्फ उसकी गर्दन और चेहरा ही बीच हवा में तैरता हुआ मौजूद था। बाकी तमाम जिस्म गायब था। उसने चोगे को अपने सर पर भी खींच लिया और अब आईने में उसका अक्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। आईना बिल्कुल ऐसे खाली था जैसे उसके सामने कोई मौजूद ही ना हो। इसके साथ एक खत भी है, रोन ने अचानक कहा। ये खत इस पैकेट में से निकल कर गिरा है। हैरी ने चोगा उतारा और फर्श पर गिरा हुआ कागज का तयशुदा टुकड़ा उठा लिया। छोटे छोटे गोल गोल अल्फाज की लिखाई में कुछ सतरें लिखी हुई दिखाई दे रही थी। हैरी ने इस लिखाई को पहले कभी नहीं देखा था। वो हैरत से खत की तहरीर को पढ़ने लगा। डियर पोटर, तुम्हारे डैडी मरने से पहले इसे मेरे पास छोड़ गए थे। अब वक्त आ गया है कि ये तुम्हें लौटा दिया जाए। ध्यान रहे इसे अच्छी चीजों के लिए ही इस्तेमाल करना। क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके नीचे किसी का भी नाम नहीं लिखा था। हैरी ने खत को घूरा। रोन चोगे को हसरत भरी नजरों से देख रहा था।
مجھے اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو میں کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ کیا ہوا؟ اس نے کہا۔ کچھ نہیں، ہیری نے مختصراً کہا۔ اسے بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ یہ چوگا کس نے اسے بھیجا تھا؟ کیا یہ واقعی کبھی اس کے باپ کے پاس تھا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ اور سوچ پاتا، کمرے کا دروازہ کھلا اور فریڈ اور جارج ویزلی دھڑ دھڑاتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ ہیری نے فوراً گیبی چوگے کو چھپا لیا۔ وہ اسے کسی اور کو دکھانا نہیں چاہتا تھا، کم از کم اس وقت تو نہیں۔ کرسمس مبارک ہو! ارے دیکھو تو صحیح، ہیری کو بھی ویزلی سویٹر ملا ہے۔ فریڈ اور جارج نیلے سویٹر پہنے ہوئے تھے، جن میں سے ایک پر بڑے زرد رنگ میں فے اور دوسرے پر جیم کڑا ہوا تھا۔ ہیری کا سویٹر ہم سے عمدہ ہے۔ ظاہر ہے ممی تب کچھ زیادہ ہی محنت کرتی ہیں جب انہیں معلوم ہو کہ یہ چیز ان کے گھر والوں کے بجائے کسی دوسرے کو دی جا رہی ہو۔ فریڈ نے ہیری کا سویٹر کا معائنہ کرتے ہوئے کہا۔ تم نے ابھی تک اپنا سویٹر کیوں نہیں پہنا رون؟ جارج نے جلدی سے پوچھا۔ چلو اسے پہنو، یہ بہت اچھا اور گرم ہے۔ تم جانتے ہو کلیجی رنگ سے مجھے سخت نفرت ہے، رون نے افسردگی کے عالم میں کہا۔ اس کی آواز میں درد چھپا ہوا تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے سویٹر گلے میں ڈالا اور پہن لیا۔ تمہارا سویٹر بالکل سادہ ہے، اس پر کوئی حرف کیوں نہیں کڑا؟ جارج نے شوق لہجے میں کہا۔ ممی کو شاید یہ لگتا ہے کہ تم اپنا نام نہیں بھول سکتے، لیکن ہم بے وقوف نہیں ہیں۔ ہمارا نام جریڈ اور فارج ہے۔ اس نے ناموں کو بگاڑ ڈالا۔ اتنا شور کیوں مچا رہے ہو؟ ایک آواز سنائی دی۔ دروازے میں پرسی ویزلی اپنا سر گھسائے کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلے ہوئے کرب کو دیکھ کر انہیں یہ اندازہ لگانے میں قطعی دشواری نہیں ہوئی کہ وہ اپنے تحفے دیکھنے میں مصروف تھا، مگر شور کی وجہ سے اپنا کام ادھورا چھوڑ کر وہاں آنا پڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تھما ہوا سویٹر صاف دکھائی دیا، جس پر بڑا سا زرد حرف کڑا ہوا تھا۔ فریڈ نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سویٹر چھین لیا۔ آہا، میم یعنی مانیٹر، اسے پہنو۔ پرسی چلو جلدی کرو، ہم سبھی اپنے اپنے سویٹر پہن چکے ہیں، یہاں تک کہ ہیری کو بھی ایک سویٹر ملا ہے۔ نہیں، میں نہیں، پرسی ہچکچایا، لیکن ویزلی بھائیوں نے سویٹر زبردستی اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کوشش میں اس کا چشمہ کھسک کر ناک پر ٹیڑھا ہو گیا۔ اور آج تم مانیٹروں کے ساتھ بالکل نہیں بیٹھو گے، جارج نے کہا۔ کرسمس اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھنے کا دن ہوتا ہے۔ وہ لوگ پرسی کے ہاتھ باندھ کر اسے دھکیلتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ پرسی کے بازو ابھی تک آدھے پہنے سویٹر میں پھنسے ہوئے تھے۔ ہیری نے پوری زندگی میں ایسی کرسمس نہیں منائی تھی۔ کرسمس کی شاندار ضیافت کے ذائقے اتنے لاجواب اور شاندار تھے کہ وہ انگلیاں تک چاٹنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ 100 گنا چربی والا کھانا، بھنے ہوئے چنڈول، ابلے اور بھنے ہوئے آلوؤں کے پہاڑ، چیپ اور لاتش کے تشت، مکھن لگے مٹر کی کٹوریاں، چاندی کے گہرائی والے کشتی نما پیالے جس میں گاڑھی یکنی اور جڑ بیری کی چٹنی تھی، اور میز کے پاس ہر کچھ فٹ کے فاصلے کی دوری پر جادوگروں کے پٹاخوں کے انبار رکھے ہوئے تھے۔ یہ پٹاخے ماغلوں کے کمزور پٹاخوں کی طرح نہیں تھے جنہیں ڈرسلی گھرانہ عام طور پر خریدا کرتا تھا، جس میں پلاسٹک کے چھوٹے کھلونے اور پتلے کاغذ کی پھلجھڑیاں شامل ہوتی تھیں۔ ہیری نے فریڈ کے ساتھ مل کر ایک جادوئی پٹاخہ چلایا، جس سے نہ صرف گرجدار قسم کی آواز پیدا ہوئی، بلکہ جب وہ توپ کے گولے کی طرح تیز آواز کرتے ہوئے فضا میں پھٹا تو اس میں سے نکلنے والے نیلے رنگ کے بادلوں نے سبھی لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے اندر سے دھماکے کے ساتھ معاون امیر الجر کی ٹوپی جیسی پھلجھڑیاں پھوٹی تھیں، اور کچھ زندہ اشیاء بھی۔ سفید چوہے باہر پھدک کر بڑے حال میں بھاگنے لگے۔ اونچے چبوترے والی میز پر ڈمبلڈور نے جادوگروں والی نوکیلی ٹوپی کی بجائے پھلوں والی ٹوپی پہن رکھی تھی، اور وہ اس چٹکلے پر محظوظ ہو رہے تھے جو انہیں پروفیسر فلٹ وک نے ابھی ابھی پڑھ کر سنایا تھا۔ مرگن غذاؤں کے فوراً بعد بھاپ چھوڑتی ہوئی شیرنی پیش کی گئی۔ پرسی کے سلائس کے اندر سے ایک چمکتا ہوا چاندی کا سکل برآمد ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے دانت ٹوٹتے ٹوٹتے بچے تھے۔ ہیری نے دیکھا کہ زیادہ مشروب پینے کی وجہ سے ہیگرڈ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا، اور آخر کار ہیگرڈ نے خوشی سے جھومتے ہوئے پروفیسر میکگوناگل کے گال پر چٹکی کاٹ لی۔ ہیری کو یہ دیکھ کر بڑا اچنبھا ہوا کہ وہ غصہ ہونے کی بجائے ہنس رہی تھیں، دبے دبے اور شرمیلے انداز میں۔ ان کی پنکھ والی ٹوپی سر پر ترچھی ہو گئی تھی۔ جب ہیری آخر کار میز سے اٹھا تو پٹاخوں سے نکل کر بہت سی چیزیں اس کے اوپر آن گری، جن میں کبھی نہ پھٹنے والے چمکدار غباروں کا ایک پیکٹ، اپنے آپ مہاسے پیدا کرنے والی کریم اور جادوئی شطرنج کے مہروں کا ایک بالکل نیا سیٹ شامل تھا۔
सफेद चूहे फुदकते हुए गायब हो चुके थे और हैरी के जहन में ये खौफनाक ख्याल आया कि शायद इन चूहों की किस्मत में मिसेस नॉरिस का डिनर बनना लिखा था। हैरी और वीजली भाइयों ने दोपहर बहुत शानदार तरीके से गुजारी। वो मैदान में बर्फ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकते रहे। ये घमसान का रन काफी देर तक जारी रहा। फिर वो ठंडे और गीले कपड़ों में हाँफते कांपते हुए ग्रीफिंडर के हॉल में लौट आए। आतिशदान की दहकती अंगीठी के सामने बैठकर उन्हें बड़ा सुकून मिला। हैरी ने अपने नए शतरंज के मोहरों का सेट खोला और रोन से बड़ी बुरी तरह से हार गया। हैरी को महसूस हो रहा था कि अगर पर्सी ने उसकी इतनी ज्यादा मदद करने की कोशिश ना की होती तो शायद वो इतनी बुरी तरह से कभी नहीं हार पाता। चंडोल के गोश्त के सैंडविच, खटाई केक, लोंगचड़े और क्रिसमस स्पंज केक के साथ चाय पीने के बाद हर एक को यूं महसूस हुआ जैसे पेट कुछ ज्यादा ही भर गया है और अब सोने से पहले ज्यादा कुछ नहीं खाया जा सकता। पर्सी गुस्से के आलम में जुड़वा भाइयों के पीछे भाग रहा था जो खाली ग्रीफिंडर हॉल में इधर उधर दौड़ रहे थे। उन्होंने पर्सी का मॉनिटर वाला बैज चुरा लिया था और पर्सी बैज की वापसी के लिए मुश्ताल हो रहा था। हैरी और रोन उन्हें देख देख कर हंसते रहे। ये हैरी का अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस था, लेकिन तमाम दिन उसके दिमाग में कोई चीज घूम रही थी। जब तक वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर नहीं गया तब तक वो इस बारे में ठीक तरह से सोच नहीं पाया। गैबी चोगा, और ये उसे किसने भेजा? रोन के पेट में ढेर सारे सैंडविच और केक भरे पड़े थे और उसे परेशान करने के लिए जुड़वा भाइयों के पास कोई वजूह बहाना नहीं था। वो भी इस बारे में गौर फिक्र में मशगूल थे कि उसे किस बहाने से तंग किया जा सकता था। इससे पहले ही रोन ने अपने बिस्तर पर पर्दा लगाया और लेट गया और फिर वो फौरन ही नींद की गहराइयों में उतरता चला गया। जुड़वा भाई महज सोचते ही रह गए। हैरी अपने बिस्तर के किनारे पर झुका और उसने उसके नीचे से गैबी चोगा बाहर निकाल लिया। उसके बाप का गैबी चोगा, ये उसके बाप की मलकियत था। उसने इस कपड़े को अपने हाथ के ऊपर फिसलने दिया जो रेशम से भी ज्यादा चिकना था और हवा के झोंकों की तरह हल्का और लतीफ था। ध्यान रहे, इसे अच्छी चीजों के लिए ही इस्तेमाल करना। इस खत में ये फिक्रा भी लिखा था। उसने इसे पहन कर देखा था। फिर वो बिस्तर से बाहर निकला और उसने चोगे को अपने चारों तरफ डाल लिया। जब उसने पैरों की तरफ देखा तो वहां उसे सिर्फ चांदनी और साया दिखाई दिया जो उसका नहीं बल्कि खिड़की और चीजों का था। ये बहुत ही अजीब एहसास था। ध्यान रहे, इसे अच्छी चीजों के लिए ही इस्तेमाल करना। अचानक हैरी बुरी तरह से चौंक गया। इस गैबी चोगे में पूरा हॉगवर्ड उसके सामने खुला पड़ा था। वो अंधेरे और खामोशी में खड़ा था, लेकिन उसके दिल के अंदर खुशियों का एक गंभीर तूफान मौजूद था। वो उसे पहनकर कहीं भी जा सकता था, कहीं भी, और फिल्च को इसके बारे में कभी पता नहीं चल सकता था। रोन सोते हुए कुछ बड़बड़ाया। क्या उसे जगाना ठीक रहेगा? हैरी ने यकदम सोचा। किसी चीज ने उसे रोक दिया। उसके बाप का चोगा। उसे महसूस हुआ कि इस बार, पहली बार, वो तन्हा ही इसका इस्तेमाल करना चाहता है। वो कमरे से बाहर निकला, सीढ़ियां उतरा, ग्रीफिंडर हॉल से होता हुआ खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा और फिर तस्वीर के सुराख में से बाहर कूद गया। कौन है? फरबा खातून की मुतहैयर आवाज राहदारी में गूंजी। हैरी कुछ नहीं बोला। वो राहदारी में तेजी से चलता चला गया। उसे वहां जाना चाहिए। वो रुक गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो सोच रहा था। उसके दिमाग में एक ख्याल उठ कर आया। लाइब्रेरी में, वहां जहां जाना मना है। वो जितनी देर तक पढ़ना चाहे पढ़ सकता था और तब तक पढ़ सकता था जब तक वो पता लगा नहीं लेता कि फ्लेमिल कौन था। वो आगे की तरफ चल दिया और चलते वक्त उसने गैबी चोगे को अपने चारों तरफ अच्छी तरह से लपेट रखा था। लाइब्रेरी में घुप अंधेरा था और बड़ा खौफनाक सन्नाटा छाया हुआ था। हैरी ने एक लालटेन जलाई ताकि किताबों की कितारों के बीच का रास्ता देख सके। ऐसा लग रहा था जैसे लालटेन हवा में खुद ही तैरता फिर रहा है। हालांकि हैरी बखूबी जानता था कि उसका हाथ इस लालटेन को पकड़े हुए था, लेकिन यह दहशतनाक मंजर देखकर खुद उस पर कपकपी तारी हो गई थी। जहां जाने की मुमानियत थी वो हिस्सा लाइब्रेरी के बिल्कुल पिछले और आखिरी किनारे पर वाक़िया था। मोहतात कदमों के साथ वो इस तरफ बढ़ा। इसने एहतियात के साथ वो रस्सी अबूर की जो लाइब्रेरी को उस ममनुआ हिस्से से अलग करती थी। वो धड़कते दिल के साथ ममनुआ हिस्से में पहुंच गया। उसने लालटेन बुलंद की ताकि वो किताबों के नाम पढ़ सके। किताबों के उन्वानात से उसे कुछ ज्यादा मदद नहीं मिल पाई। उनके उखड़े हुए थुलथुलाते हरूफ ऐसी जुबानों में लिखे थे जो हैरी के पल्ले नहीं पड़ रही थीं। कुछ किताबें तो बिना उन्वान के थीं। एक किताब पर एक गहरा उन्वान मुनकश था जो खून की तरह भयानक दिखाई दे रहा था।
उसे देखकर हैरी के रोंगटे खड़े हो गए। शायद ये उसके दिमाग का वहम था, शायद ऐसा नहीं था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किताबें आपस में धीमे धीमे खुसर फुसर कर रही थीं, जैसे वो ये जानती हों कि वहां पे कोई ऐसा फर्ज घुस आया है जिसे वहां नहीं होना चाहिए था। हैरी को कहीं से तो शुरू करना ही था। लालटेन को फर्श पर मोहतात अंदाज में रखते हुए उसने सबसे नीचे वाली किताब में रखी हुई किताबों में से किसी अच्छी सी किताब की तलाश शुरू की। एक बड़ी सी स्याह सफेद मुजल्लद किताब पर उसकी निगाहें ठहर गईं। उसने इसे बमुश्किल बाहर खींचकर निकाला क्योंकि ये बहुत वजनी थी। हैरी ने उसे अपने घुटनों पर रखकर खोला। एक तेज और दिल दहला देने वाली चीख ने लाइब्रेरी की गहरी खामोशी को चीर डाला था। हैरी अपनी जगह लरस कर रह गया। किताब चीख रही थी। हैरी ने उसे फौरन बंद कर दिया, लेकिन किताब फिर भी चीखे जा रही थी और उसमें कान फाड़ आवाज मुसलसल आती रही। वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। उसकी ठोकर लगी और लालटेन उलट गई। वो यकायक बुझ गई थी। दहशत से कांपते हुए उसे बाहर की राहदारी में किसी के कदमों की तेज चाप सुनाई दे रही थी। किताब खामोश होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हैरी ने सरस से चीखती हुई किताब को वापस शेल्फ में ठूंसा और वहां से भाग खड़ा हुआ। दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसने फिल्च के सामने से गुजरने की कोशिश की। फिल्च की जर्द आंखें सीधे उसके पार देख रही थीं और हैरी फिल्च के खुले हुए हाथ के नीचे से फिसलते हुए झुकाई देकर बाहर की राहदारी में निकल गया। वो तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचा। लाइब्रेरी में किताब की चीखें अभी तक गूंज रही थीं, जिन्हें हैरी बालाई मंजिल पर भी सुन रहा था। वो स्लेबी जंगजू के एक ऊंचे अंगरखे के बिल्कुल सामने रुक गया। बौखलाए हुए अंदाज में लाइब्रेरी से बाहर निकलने के चक्कर में वो इतना उलझ गया था कि उसे इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो कहाँ पहुंच गया था। शायद इसीलिए कि हर तरफ घुप अंधेरा था। वो ये नहीं पहचान पाया कि वो अब कहाँ खड़ा था। उसे इतना मालूम था कि हॉगवर्ट का बावर्ची खाना एक मुजस्मे के बिल्कुल नजदीक है, मगर बावर्ची खाना तो उसके 5 मंजिल नीचे तह खाने में होना चाहिए था। आपने मुझसे कहा था प्रोफेसर, अगर कोई रात को बाहर घूमे तो मैं सीधे आपके पास आऊं। कोई लाइब्रेरी में उस जगह मौजूद था जहां जाने की सख्त ममानियत है। हैरी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो जहां कहीं भी खड़ा था, फिल्च को वहां का चोर रास्ता मालूम था, क्योंकि उसकी धीमी और चिकनी आवाज करीब आती जा रही थी। जहां जाना मना है, वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। हमें उसे हर कीमत पर पकड़ना होगा। और हैरी का दिल धक से रह गया जब उसने सुना कि फिल्च के साथ बातें करने वाला और कोई नहीं, प्रोफेसर स्नेप था। जब फिल्च और स्नेप सामने वाले मोड़ से उस राहदारी में दाखिल हुए जहां हैरी मौजूद था, तो हैरी उस जगह पर मुजस्मे की तरह जमकर खड़ा रहा। ये सच था कि वो उसे देख नहीं सकते थे, मगर राहदारी इतनी तंग थी कि अगर वो लोग ज्यादा करीब आ जाते तो सीधे उससे टकरा सकते थे। सख्त सर्दी और चोगे के बावजूद उसका बदन पसीने से शराबूर हो गया। वो जिस कदर खामोशी और एहतियात से पीछे खिसक सकता था, खिसकता चला गया। उसके बाएं तरफ एक दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ दिखाई दिया। ये उस वक्त उसके बचने की अकलौती उम्मीद का महवर बन गया। वो सिकुड़कर दरवाजे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी सांस रोक रखी थी। वो कोशिश कर रहा था कि दरवाजा हिलने ना पाए। इसे उस वक्त बड़ी राहत का एहसास हुआ जब वो बिना आवाज किए कमरे के अंदर घुसने में कामयाब हो गया। स्नेप और फिल्च बातें करते हुए सीधे निकल गए थे। हैरी दीवार से टेक लगाए गहरी सांस लेने लगा। वो खामोशी से इन दोनों के कदमों की दूर जाती हुई चाप सुनता रहा। वो बाल बाल बच गया था। बिल्कुल बाल बाल बच गया था। कुछ सेकंड बाद वो होश में आया कि ये देख सके वो जिस कमरे में छुपा हुआ था वो कौन सा कमरा था। ये एक ऐसा कमरा जमात था जिसे अब इस्तेमाल नहीं किया जाता था। दीवारों से डेस्क और कुर्सियां ऊपर तले लगे सायों की मानी दिखाई दे रही थीं। कमरे में छोटी सी मशल जल रही थी जिसकी रोशनी न काफी थी। रद्दी कागज की बाल्टी उंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी, लेकिन उसके सामने दीवार पर एक ऐसी चीज थी जो कमरे के दूसरे सामान से बिल्कुल मेल ना खाती थी। ऐसे लगता था जैसे किसी ने उसे सिर्फ रास्ते से हटाकर यहाँ रख छोड़ा हो। ये एक शानदार किस्म का देव कामत आईना था, छत जितना ऊंचा। इस पर सोने का फ्रेम लगा हुआ था और ये 2 पंजों पर खड़ा था। इसके ऊपर एक फ्रेम में पुरतकल्लुफ अंदाज में कोई तहरीर नक्श निगारी के साथ दिखाई दे रही थी। एरस का अदना कुशादा खारजी तमन्नाओं का जादुई आईना। अब चूंकि फिल्च और स्नेप के कदमों की आवाज आनी बिल्कुल बंद हो चुकी थी, इसीलिए हैरी का खौफ काफी हद तक कम हो गया। हैरी आईने के करीब आया। वो इसमें अपना अक्स देखना चाहता था, लेकिन एक बार फिर उसे आईने में कोई अक्स दिखाई नहीं दिया। वो इसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने अपनी चीख रोकने के लिए मुश्किल अपने मुंह पर हाथ रखा।
وہ सरस से पीछे घूम गया। उसका दिल अब जिस कदर बुरी तरह से धड़क रहा था, इतनी तेजी से तो इस वक्त भी नहीं धड़का था जब वो किताब चीख पड़ी थी, क्योंकि आईने में वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके पीछे बहुत से लोग खड़े थे। लेकिन कमरा तो बिल्कुल खाली था। तेज तेज सांस लेते वो एक बार फिर आईने की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसका अक्स इसमें दिखाई दे रहा था, सफेद और सहमा हुआ। और वहां ठीक उसके पीछे कम से कम 10 और लोगों के अक्स दिखाई दे रहे थे। हैरी ने एक बार तेजी से गर्दन मोड़कर अपने अकब में देखा। अब वहां पर कोई भी नहीं था। कमरा पहले की तरह बिल्कुल खाली पड़ा था। क्या वो लोग भी गैबी हालत में थे? क्या सचमुच वो गैबी लोगों से भरे हुए कमरे में खड़ा था? क्या इस आईने की ये खूबी थी कि वो सब गैबी अफराद के अक्स इन्हें दिखा सकता था, चाहे वो गैबी हालत में हो या ना हो। उसने दोबारा आईने में देखा। उसके अक्स के ठीक पीछे खड़ी एक खातून उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और हाथ हिला रही थी। हैरी ने पीछे देखे बिना अपना हाथ उगली सिमट में फैलाया, मगर उसका हाथ हवा में ही झूल कर रह गया। अगर वो खातून सचमुच वहां होती तो ये बात तय थी कि वो इसे छू लेता, क्योंकि उनके अक्स बहुत आसपास आ गए थे। लेकिन उसने सिर्फ हवा को महसूस किया, यानी वो और बाकी लोग सिर्फ आईने में ही मौजूद थे। वो बहुत खूबसूरत और दिलकश खातून थी। उसके गहरे सुर्ख बाल थे और उसकी आंखें बिल्कुल मेरी तरह हैं। हैरी ने सोचा, और वो आईने के थोड़ा मजीद करीब हो गया। चमकीली सब्ज आंखें, बिल्कुल वही अंदाज है। लेकिन फिर उसने देखा कि वो रो रही थी, मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर फैली मुस्कुराहट में गहरा कुर्ब छुपा हुआ था। उसके पास खड़े लंबे दुबले काले बालों वाले एक शख्स ने उसके कंधों पर अपना बाजू फैला रखा था। वो नफीस फ्रेम वाली ऐनक पहने हुए था और उसके बाद बहुत उलझे हुए थे, जो पीछे की तरफ चिपके हुए महसूस हो रहे थे, जैसे हैरी के थे। हैरी इस आईने के इतना करीब आ गया कि उसकी नाक लगभग अपने अक्स से छूने लगी। मम्मी, डैडी, वो धीमे अंदाज में बड़बड़ाया। वो सिर्फ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते रहे। धीरे धीरे हैरी ने आईने में मौजूद बाकी सब लोगों के चेहरे देखे। उसे अपनी जैसी सब्ज आंखें, अपनी जैसी नाक की कई जोड़ियां दिखाई दी। एक पस्ता कद बूढ़ा आदमी तो ऐसे नजर आ रहा था जिसके घुटने बिल्कुल हैरी की तरह गांठदार थे। जिंदगी में पहली बार हैरी अपने खानदान को देख रहा था। पोटर घराना, पोटर खानदान उसे देखकर मुस्कुराया और उन्होंने हैरी की तरफ हाथ हिलाए। वो उनकी तरफ ललचाई नजरों से देखता रहा। उसके दोनों हाथ आईने की ठोस सतह पर जमे हुए थे। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो आईने के अंदर दाखिल होकर इन सब लोगों को छू सकता है, मगर ये सिर्फ उसका ख्याल ही था। हैरी के अंदर एक दर्द की तेज लहर उठ रही थी, जिसमें आधी खुशी और आधा गम छुपा हुआ था, मगर तकलीफ दे दर्द। उसे याद नहीं कि वो कितनी देर तक उस आईने के सामने यूं ही खड़ा अपने खानदान को देखता रहा। अक्स गायब नहीं हुए। वो उन्हें टिकटिकी लगाकर देखता ही रहा। वो इस वक्त तक यूं ही गुम रहा जब तक दूर से आती एक तेज आवाज उसे दोबारा होश में नहीं ले आई। वो यहाँ मजीद नहीं ठहर सकता था। उसे अपने बिस्तर पर वापस जाना चाहिए। उसने बमुश्किल अपनी माँ के चेहरे से अपनी नजरें हटाईं और सुबकते हुए बड़बड़ाया, मैं फिर आऊंगा। और फिर वो तेजी से कमरे से निकल गया। तुम मुझे जगा भी तो सकते थे, रोन शिकायत अमेज लहजे में बोला। तुम आज रात चल सकते हो, मैं फिर वहां जाने वाला हूँ। मैं तुम्हें वो आईना दिखाना चाहता हूँ। हैरी ने शिकायत रफा करने की कोशिश की। मैं तुम्हारे मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ, रोन ने मुतजस्सिस अंदाज में कहा। और मैं तुम्हारे खानदान को, पूरे वीजली खानदान को देखना चाहूंगा। तुम मुझे अपने बाकी भाई और सब लोग दिखा सकते हो, हैरी ने गर्मजोशी से कहा। तुम इन लोगों से कभी भी मिल सकते हो, रोन ने कहा। बस गर्मियों में मेरे घर आ जाओ। वैसे हो सकता है कि शायद वो आईना सिर्फ ऐसे ही लोगों को दिखाता हो जो अब जिंदा ना हो। हालांकि फ्लेमेल का पता ना लग पाना बड़ी बुरी बात है। थोड़ा सा गोश्त या कोई और चीज ले लो। तुमने आज सुबह से कुछ नहीं खाया है। हैरी से कुछ भी नहीं खाया जा रहा था। उसके मन में अजीब सी महरूमी रची बसी थी। उसने अपने मम्मी डैडी को देख लिया था और वो आज रात उन्हें दोबारा देखना चाहता था। वो फ्लेमेयर को लगभग फरामोश कर बैठा था। अब यह काम उसे इतना अहम नहीं लग रहा था। अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि 3 सर वाला कुत्ता किस चीज की हिफाजत कर रहा था, और अगर स्नेप उसे चुरा भी ले तो क्या फर्क पड़ता था। तुम ठीक तो हो ना हैरी, रोन ने कहा। तुम अजीब से दिखाई दे रहे हो। हैरी को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि शायद आईने वाले कमरे को वो दोबारा नहीं ढूंढ पाएगा।
गैबी चौके में रॉन भी लिपटा हुआ था, इसलिए इन्हें पहली रात के मुकाबले में धीमे चलना पड़ा। उन्होंने लाइब्रेरी से हैरी के रास्ते को तलाश करने की कोशिश की और करीबन 1 घंटे तक राहदारियों में इधर उधर भटकते रहे। सर्दी के मारे मेरी तो जान निकले जा रही है। इस आईने को छोड़ो, चलो वापस बिस्तर में चलते हैं, रॉन ने कपकपाती आवाज में कहा। नहीं, हैरी ने ठोस लहजे में जवाब दिया। मुझे यकीन है कि वो यहीं कहीं है। वो एक तबील कामित भूत सफेद जादूगरनी के पास से गुजरे जो दूसरी सिमत में जा रही थी, लेकिन इसके अलावा इन्हें कोई और नहीं दिखाई दिया। जब रॉन कराह रहा था कि उसके पैर सर्दी के मारे सुन्न होने लगे हैं, तो उसी वक्त हैरी को वो मुजस्समा दिखाई दिया। यहाँ है, बस यहाँ, बिल्कुल, हैरी जोशीले अंदाज में बड़बड़ाया। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए उसे धक्का दिया। हैरी ने अपने कंधों से चौका हटाया और आईने की तरफ भागा। उसका खानदान एक बार फिर वहीं खड़ा था। उसके मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए। देखो, हैरी ने उजलत से कहा। मुझे तो यहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रॉन ने जवाब दिया। देखो, इन लोगों की तरफ देखो, बहुत सारे लोग हैं। मुझे तो सिर्फ तुम ही दिखाई दे रहे हो हैरी, इसमें ठीक तरह से देखो। चलो, जहां मैं खड़ा हूं वहां से देखो। हैरी एक तरफ हट गया। अब रॉन आईने के सामने खड़ा हो गया, इसलिए अब हैरी को अपना खानदान बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ पजामा पहने हुए रॉन का अक्स दिखाई दे रहा था। रॉन टिकटिकी लगाकर अपने अक्स को मुतअज्जब निगाहों से देख रहा था। मेरी तरफ देखो, उसने कहा। क्या तुम अपने मर चुके खानदान को अपने चारों तरफ देख सकते हो? नहीं, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं थोड़ा अलग सा दिखाई दे रहा हूँ। मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। मैंने हेड बॉय का बैज पहन रखा है, बिल्कुल इसी तरह का जैसा बिल के पास हुआ करता था। मेरे हाथ में हाउस कप पकड़ा हुआ है और क्यूडिच का कप भी। मैं क्यूडिच का कप्तान भी हूँ। रॉन हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात का इजहार कर रहा था। रॉन ने इस हैरत अंगेज आईने से अपनी आंखें हटाते हुए हैरी की तरफ मुतहय्यर निगाहों से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि ये आईना मुस्तकबिल का हाल दिखाता है? ये कैसे मुमकिन है? मेरा खानदान मर चुका है। मुझे एक बार फिर से देखने दो। तुमने कल सारी रात आईना देखा है, मुझे कुछ और देख लेने दो, रॉन ने कहा। तुम्हारे हाथ में सिर्फ क्यूडिच कप है, इसमें क्या खास बात है? मैं अपने मम्मी डैडी को देखना चाहता हूँ, हैरी ने तिनक कर कहा। मुझे धक्का मत दो हैरी। बाहर राहदारी में यकायक एक तेज आवाज गूंज उठी, जिसके बायस इन दोनों के दरमियान होने वाली यकलक बहस खत्म हो गई। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो कितना जोर जोर से चीख रहे थे। जल्दी! रॉन ने फुर्ती से लपक कर चौका उठाया और उसे खुद और हैरी पर डाल दिया। वो एक बार फिर गायब हो चुके थे। उसी वक्त मिसिस नॉरिस की चमकती हुई आंखें दरवाजे पर दिखाई दीं। रॉन और हैरी चुपचाप खड़े खड़े एक ही बात सोचते रहे। क्या ये गैबी चौगा बिल्लियों पर भी इसी तरह से करामद है जितना के आदमियों पर? ऐसा लगा जैसे एक सदी बीत गई हो। बिल्ली वापस पलटी और चली गई। अब यहाँ मजीद ठहरना खतरे से खाली नहीं है। वो यकीनन फिल्च को खबरदार करने के लिए गई है। मैं शर्त लगा सकता हूँ उसने हमारी आवाज सुन ली थी, रॉन ने तेजी से कहा। और फिर रॉन ने हैरी को खींचकर कमरे से बाहर निकाला। बर्फ अगली सुबह भी नहीं पिघली थी। हैरी आतिशदान की अंगीठी के सामने उदास बैठा रहा। शतरंज खेलोगे हैरी? रॉन ने पूछा। नहीं, हैरी ने टका सा जवाब दिया। तो फिर बाहर चलते हैं, हैग्रिड से मुलाकात हो जाएगी, रॉन ने कहा। नहीं, तुम अकेले ही चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो, आईने के बारे में, है ना? आज रात वहां मत जाना, रॉन ने संजीदगी से कहा। मगर क्यों? हैरी ने चौंक कर पूछा। मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ कुछ खटका लग रहा है। और वैसे भी तुम पहले ही कई बार बाल बाल बच चुके हो। फिल्च और मिसिस नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वो लोग तुम्हें देख नहीं सकते? मान लो वो तुमसे टकरा जाएं, या फिर तुम किसी चीज से टकरा जाओ। तुम हरमाइनी की तरह बातें कर रहे हो, हैरी ने कहा। मैं सच कह रहा हूँ हैरी, मत जाओ। लेकिन हैरी के दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल समाया हुआ था कि वो आज आईने के सामने जरूर जाएगा, और रॉन उसे ऐसा करने से बिल्कुल नहीं रोक सकता था। तीसरी रात उसने अपना रास्ता पहले की बानिस्बत जल्दी खोज लिया था। उसे मालूम था कि वो तेज तेज चल रहा था, जिसकी वजह से बहुत आवाज हो रही है। अगरचा ऐसा करना अक्लमंदी नहीं थी, लेकिन उसे रास्ते में कोई नहीं मिला।
وہ ایک بار پھر اپنے ممی ڈیڈی کے پاس تھا۔ اس کے ماں باپ اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ اس کے ایک دادا جی تو خوشی کے مارے سر ہلا رہے تھے۔ ہیری آئینے کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ وہاں رات بھر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھنے کی خواہش دل میں لیے ہوئے تھا، اور آج اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، کوئی بھی نہیں۔ تو ہیری پھر سے آ گئے۔ ہیری کو یوں لگا جیسے اس کے بدن کا سارا خون منجمد ہو کر رہ گیا ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دیوار کے پاس رکھی کرسیوں میں سے ایک پر اور کوئی نہیں بلکہ ایلبس ڈمبلڈور بیٹھے ہوئے تھے۔ ہیری ان کے پاس سے ہی گزرا ہوگا، لیکن وہ آئینے تک پہنچنے کے لیے اتنا بے تاب تھا کہ اس نے ان کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ میں آپ کو دیکھ نہیں پایا جناب۔ ہیری ہڑبڑا سا گیا۔ عجیب بات ہے ہیری، غائب ہونے سے شاید تمہاری آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں، ڈمبلڈور نے کہا، اور ہیری کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ وہ مسکرا رہے تھے۔ تو ڈمبلڈور نے کہا، اور وہ بھی کرسی سے اٹھ کر ہیری کے پاس فرش پر بیٹھ گئے۔ تو تم بھی ان سینکڑوں لوگوں کی فہرست میں شامل ہو ہی گئے جنہوں نے ایرز آئینے کو دیکھا اور اس کے سحر میں ایسے جکڑے کہ کسی کام کے نہیں رہے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ نام ہے جناب۔ مجھے امید ہے کہ اب تک تمہیں یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ یہ کیا کرتا ہے۔ یہ مجھے میرا پورا خاندان دکھاتا ہے، ہیری جوشیلے انداز میں بولا، میری ممی اور ڈیڈی اور بہت سارے لوگ۔ اور رون کو یہ دکھاتا ہے کہ وہ ہیڈ بوائے بن گیا ہے۔ اس کے پاس وہی بیج ہے جو بل کے پاس ہوا کرتا تھا۔ ڈمبلڈور نے گہرے لہجے میں کہا۔ آپ کو یہ کیسے معلوم؟ ہیری دم بخود رہ گیا۔ مجھے غائب ہونے کے لیے کسی چوگے کی ضرورت نہیں ہے، ڈمبلڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا اب تم اندازہ لگا سکتے ہو کہ ایرس کا یہ آئینہ ہمیں کیا دکھاتا ہے؟ ہیری نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ میں تھوڑا سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا سب سے مطمئن آدمی ایرز آئینے کا استعمال ایک عام آدمی کی طرح کر سکتا ہے، یعنی جب وہ اس میں دیکھے گا تو اس میں اسے اپنا عکس بالکل ویسا ہی دکھائی دے گا جو کہ اس کا اصلی روپ ہوگا۔ کیا اس سے تمہیں کچھ مدد ملی؟ ہیری نے سوچا، پھر دھیمے لہجے میں کہا، یہ ہمیں ہماری خواہشات دکھاتا ہے، چاہے ہماری خواہشیں جو بھی ہوں، صحیح بھی اور غلط بھی، ڈمبلڈور نے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ یہ ہمیں ہمارے دل کی سب سے گہری اور یاسیت سے بھرپور خواہش ہی دکھاتا ہے، نہ تو اس سے زیادہ اور نہ ہی اس سے کم۔ تم اپنے خاندان سے کبھی نہیں ملے، اسی لیے تم انہیں اپنے چاروں طرف کھڑا دیکھتے ہو۔ رونالڈ ویزلی، جو ہمیشہ اپنے بھائیوں کی چھاپ میں رہا ہے، اپنے آپ کو تنہا کھڑا دیکھتا ہے، ان سب سے بہتر رنگ و روپ میں۔ بہرحال یہ آئینہ ہمیں نہ تو کوئی علم دے سکتا ہے، نہ ہی سچائی دکھاتا ہے، یہ فریب دیتا ہے۔ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہونے کے بعد برباد ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اس میں جو دیکھا اس سے متاثر ہو گئے، یا پھر پاگل پن کے سمندر میں ڈوب گئے، کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ جو یہ دکھا رہا تھا وہ سچ تھا یا نہیں، ممکن تھا یا نہیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور نے گہری سانس لی اور آدھے چاند جیسی اینک کے اوپر سے ہیری کو دیکھا۔ آئینے کو کل نئی جگہ پر پہنچا دیا جائے گا ہیری، اور میں یہ چاہوں گا کہ تم دوبارہ اس کی تلاش نہ کرو۔ اگر تمہارا کبھی اس سے دوبارہ سامنا ہو تو اچھی بات نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اب تم اپنے اس شاندار گیبی چوگے کو پہنو اور بستر پر پہنچ جاؤ۔ ہیری اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب پروفیسر ڈمبلڈور، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے تم نے ابھی پوچھ لیا، ڈمبلڈور مسکرائے۔ بہرحال تم مجھ سے ایک اور سوال پوچھ سکتے ہو۔ جب آپ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے؟ مجھے، ڈمبلڈور دھیما سا ہنسے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں موٹی اونی جرابیں ہیں۔ ہیری محض انہیں دیکھتا ہی رہ گیا۔ انسان کے پاس کبھی موزوں جرابیں نہیں رہ پاتی، ڈمبلڈور آہ بھر کر بولے۔ ایک اور کرسمس آئی اور گزر گئی، لیکن کسی نے بھی ایک جوڑی جرابیں مجھے نہیں دیں۔
لوگ ہمیشہ مجھے کتابیں ہی دیتے رہتے ہیں۔ جب ہیری بستر میں گھس گیا تب اسے یہ احساس ہوا کہ ڈمبلڈور شاید پوری طرح سے سچ نہیں بول رہے تھے۔ اسکیبرز کو اپنے تکیے سے دور اٹھاتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ بہت ذاتی نوعیت کا سوال بھی تو تھا۔